प्रिय साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन की ओर से आज आप सब लोगों से पालघर की जो दुखद घटना हुई है, जिस तरीके से वहां पर 3 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, उसके संबंध में बात करने के लिए जुड़ा हूं। और खास तौर से उसके नाम पर जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी उसके ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं उसके संबंध में मैं बात करने के लिए जुड़ा हूं। और अर्नब गोस्वामी जी जिस तरीके से आप आपके रिपब्लिक भारत पर लोगों से सवाल पूछते हो, उसी तरीके से मैं आपसे जनता की ओर से सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप पत्रकारिता के नाम पर देश में धार्मिक दंगे कराना चाहते हो? अर्नब गोस्वामी जी, मैं आपसे जनता की ओर से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप देश के आम मुद्दों से, व्यवस्थित मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हो? अर्नब गोस्वामी जी, मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस देश में महिलाओं की आवाज को दबाना चाहते हो? अर्नब गोस्वामी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, पत्रकारिता को इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाना चाहते हो और पत्रकारिता को निस्तनाबूद करना चाहते हो? मैं आपसे इन चारों सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा अर्नब गोस्वामी। मैं इसके ऊपर बात करने से पहले इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। और आइए सबसे पहले देखते हैं अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं। पहले वीडियो सुनते हैं, फिर मैं आपसे इस विषय पर बात करता हूं। 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है यही कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का जिस तरीके से आपने सुना कि अर्नब गोस्वामी ने अभी क्या कहा, मैं सबसे पहले, हमारा जो पहला प्रश्न था अर्नब गोस्वामी से, जिस तरीके से वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं समझता हूं उन्होंने पालघर की जो घटना के ऊपर जो प्रश्न किया वो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या साधु सन्यासियों के ऊपर हमला होगा, मैं समझता हूं ये देश, ये भारत का जो संविधान है, ये किसी में भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता। हमारे यहाँ पे चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सबको समान रूप से न्याय दिया जाता है। इस बात पे एक पत्रकारिता के मुख्य धारा को उपयोग करते हुए जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि भैया साधु सन्यासियों के ऊपर अन्याय होगा, मैं समझता हूं ये गलत तरीका है, ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। और अर्नब गोस्वामी जी, मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, जिस तरीके से दूसरों राज्यों में अगर पंजाब में कोई घटना होती है तो आप वहां के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी से प्रश्न करते हो। जब अगर पश्चिम बंगाल में कोई घटना होती है तो आप ममता बनर्जी से प्रश्न करते हो। जब दिल्ली में कोई घटना होती है तो आप अरविंद केजरीवाल जी से प्रश्न करते हो। वहीं जब अगर महाराष्ट्र में कोई घटना होती है तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री उद्धव ठाकरे जी से आपको प्रश्न क्यों नहीं करना चाहिए था? मैं समझता हूं आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन आप इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए और मुद्दों का ध्रुवीकरण करने के लिए और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इसका जवाब आपको अर्नब गोस्वामी जी देना पड़ेगा। दूसरा सबसे मुख्य विषय है, इस तरीके के प्रश्न करके क्या आप, जो मुख्य धारा में जो समस्या है, आज अगर महाराष्ट्र में अगर आप देखें, वहां पर जो मजदूर थे, जो अभी कुछ दिन पहले वहां पर इकट्ठे हो गए थे, उनको जिस तरीके से लात डंडे मार के पुलिस ने भगाया, क्या आप
उनका सवाल नहीं उठा सकते थे? क्या आप सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते थे कि उनको व्यवस्थित उनके घर, उनके गांव तक, उनके निवास तक पहुंचाया जाए? क्या आपको ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि किस तरीके से उन मजदूरों को 2 समय का खाना मिल सके, उनको मुहैया कराना? उसके साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अर्णव गोस्वामी जी, मैं बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या में महाराष्ट्र नंबर 1 है। वहां पे गन्ना किसानों की क्या हालत है, ये पूरे देश से और दुनिया से छिपी नहीं है। अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको उन लोगों का प्रश्न उठाना चाहिए। और मैं आपको अर्णव गोस्वामी जी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जहां सरकारें बोलती है कि हम 2100 रुपए क्विंटल में मिट्टी खरीद लेंगे, वहां पर आज 1900 रुपए क्विंटल में किसानों का अच्छा खासा गेहूं भी नहीं खरीदा जा रहा है। और अर्णव गोस्वामी जी, मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पे आईटीसी और जिस तरीके से बाबा रामदेव की कंपनी और जिस तरीके से यहाँ पर अदर जो कंपनियां हैं वो जिस तरीके से गेहूं बेच रही है, वो 19 रुपए किलो से भी कम में गेहूं खरीदती है और 40 रुपए किलो में यहाँ आटा बेचती है। अगर आपको सवाल उठाना है तो इन मुद्दों पे सवाल उठाओ अर्णव गोस्वामी। आप जनता को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करें। अगर आपको प्रश्न करना है तो किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए प्रश्न करें। आप इस तरीके से भ्रमात्मक राजनीति करने की कोशिश नहीं करें। तीसरा सबसे मुख्य विषय है, जिस तरीके से आपने ये जो एक देश की एक महिला के ऊपर प्रश्न उठा के जिस तरीके से आपने महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, ये शर्मसार करने वाला है। अर्णव गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी उम्र होगी 46-47 साल। जिस महिला के ऊपर आपने प्रश्न किया है उसकी उम्र है 73 साल। आपकी माँ की उम्र से भी बड़ी है वो महिला। मैं समझता हूं हमारी भारत की संस्कृति हमको सिखाती है कि हम लोगों को किस तरीके से अपने यहाँ महिलाओं का सम्मान करना है, लेकिन मैं समझता हूं आपकी परवरिश में कहीं कमी रह गई है, इसकी वजह से आप ये सीख नहीं पाए। मैं समझता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने घर के बच्चों को ये बात मत बताना, नहीं तो बुढ़ापे में आपको बाहर भगा देंगे। जिस तरीके से आप महिलाओं के ऊपर अन्याय कर रहे हो, जिस तरीके से उनको आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हो। अर्णव गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत वो देश है जो संविधान यहाँ का महिलाओं को समान रूप से अधिकार देता है, जहां देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है। हमारे देश में महिलाओं को अगर वो मायके में रहती है तो वहां पे भी उनको 50% अधिकार दिया जाता है, समान रूप से अधिकार दिया जाता है। जब वही महिलाएं ससुराल में जाती है तो वहां पे भी उनको समान रूप से प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाता है। जितनी आपकी उम्र नहीं हुई है उससे ज्यादा जिस महिला के ऊपर आपने प्रश्न उठाया है उसने इस देश को की सेवा की है। 52 साल से अधिक हो गए उस महिला को हमारे देश में सेवाएं देते देते, और आप क्या बात करते हो अर्णव गोस्वामी? उस देश के लिए, इस देश के लिए उस महिला ने अपना सर्वोच्च दिया है। मैं समझता हूं अगर 73 साल की महिला के ऊपर, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, अगर मैंने एक भी इस तरीके का प्रश्न किया होता तो शायद मुझे गांव में घुसने नहीं दिया होता। लेकिन पता नहीं आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, महिला के ऊपर इस तरीके की अनर्गल बातें करने के बाद में भी आपको वहां रहने दे रहे लोग। शर्मसार करने वाली बात है जिस तरीके से आपने बातें की है। मैं समझता हूं इसके लिए देश की महिलाओं ने आपके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, और मैं महिला आयोग से भी अपील करता हूं कि अर्णव गोस्वामी का इसमें विरोध करना चाहिए और इसको इसके लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। चौथा सबसे मुख्य प्रश्न, अर्णव गोस्वामी, जिस तरीके से आपने हमारे देश में जिस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, आपने पत्रकारिता के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को शर्मसार किया है। जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करती है तो देश की जनता पत्रकारिता वालों से, चैनल वालों से उम्मीद करती है कि वो उनके सवाल को उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन आप पत्रकारिता के नाम पर राजनीति कर रहे हो, आप अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, आप अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हो और देश का ध्रुवीकरण कर रहे हो, देश में धार्मिक दंगे फैलाने का प्रयास कर रहे हो। मैं जो देश की पत्रकारिता की जो श्रेष्ठ जो एजेंसियां हैं उनसे मैं प्रश्न करूंगा, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो लोग इस तरीके के व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करें और इन लोगों के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि मैं समझता हूं जब कोई भी पत्रकार इस तरीके की पत्रकारिता को छोड़ के जब वो राजनीति करने लगे या कुछ और करने लगे तो मैं समझता हूं उन लोगों को ऐसे सिस्टम से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। और अर्णव गोस्वामी, जिस तरीके से तुम्हारी ये हरकतें हैं, मैं समझता हूं कि अब तुम राज्यसभा जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप विधानसभा जाओ, लोकसभा जाओ, राज्यसभा जाओ। आपको लगता है तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आप पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हो, ये गलत है। अगर आपको राजनीति करना है तो खुले रूप से मंच पे आए और राजनीति करें। मैं अंत में सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा और हमारे मीडिया के बंधुओं को और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी यही संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर निकाल फेंके, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और देश की जनता को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, जिस तरीके से हमारे देश के स्वास्थ्यकर्मी, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के पैरामेडिकल और हमारे देश के पुलिसकर्मी जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करें, उनको धन्यवाद करें, उनके हाथों को शक्ति प्रदान करें, उनको
उनको प्रोत्साहन दे ताकि वो इस महामारी में, कोरोना महामारी से देश को बचा सके और हम सब लोगों को सुरक्षित कर सके और इस तरीके के भ्रष्ट और करप्ट पत्रकारों को सिस्टम से बाहर निकाल फेंकें। इसी आशा के साथ कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं और ऐसे अनर्गल बयानों के बीच में फंसेंगे नहीं और हम इस कोरोना महामारी में सरकार के सारे दिशा निर्देशों का और लॉकडाउन के सारे दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और इस महामारी से जीतेंगे। इसी आशा के साथ किसान बचाओ देश बचाओ युवा किसान संगठन, धन्यवाद।